अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमेरा 6 में प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को तक पहुंच सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हमने प्राइमेरा 6 में प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारी वो आता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हमने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो इसके अंडर आएगा, ईपीएस के अंडर आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये अभी आपके सामने ब्लैंक शीट ओपन है, इसका मतलब है कि जहाँ पर अभी कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। प्रोजेक्ट को आप जहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और जहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर जहाँ से ओपन करें तो कुछ इस तरह की व्यू आएगा जहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ये आपके सामने एक विजार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम जहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे एंटरप्राइज, जहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे अगर आप देखें तो एंटरप्राइज के अंडर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही हैं प्रोजेक्ट्स की, जैसे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एनर्जी सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है। आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो इनमें से किसी के अंडर आएगा जहाँ आप न्यू कैटेगरी क्रिएट करोगे। तो जब प्रोजेक्ट किसी कैटेगरी के अंडर ऐड करना है तो उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पे ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जी आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ईपीएस ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन चूँकि जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट करें। उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी बेसिकली क्या होती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट की एक आईडी रखती है ताकि उस प्रोजेक्ट की आईडी बेस पे उसकी जो फाइल्स हैं उनको मैनेज किया जा सके, और उस प्रोजेक्ट आईडी पे ही इस प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट आईडी इस प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में इस्तेमाल की जाएगी। तो जहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट नेम, जो भी प्रोजेक्ट नेम है, जैसा कि आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक हो गया। तो इसको कोई भी आईडी दे सकते हैं। फर्स्ट कंपनी आप कंपनी नेम है AW, ठीक है। और इसकी लोकेशन आप फर्ज करें कोई भी जो सिटी है उसके नेम दे दें, LOC कर लें लोकेशन, ठीक है। और उस लोकेशन पे चूँकि आपका पहला प्रोजेक्ट है इसको 001 कर लें, ठीक है। तो और इसके साथ जहाँ फिर आप 001 के साथ आप इसके साथ ईयर भी लिख सकते हैं 2020, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट आईडी मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, जहाँ से डिफरेंट भी हो सकती है। इसके बाद आप नेक्स्ट करें तो जहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट, कि जब प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है जो कि हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं।
कि उसमें एक प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट भी आती है कि जो आपने अपने कंट्रैक्टर के साथ, अपने कंपनी के ऑनर या अपनी टीम के साथ जो डिस्कस की होती है कि हमने प्रोजेक्ट को किस डेट से स्टार्ट करना है, तो वही डेट हम जहाँ पे एंटर करेंगे। फर्ज कर लें हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं 15 अगस्त से, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आ रहा है कि हम 15 अगस्त को कौन से टाइम पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पे टाइम मेंशन नहीं कर रहे हम, ठीक है। आगे आ रहा है मोस्ट फिनिश्ड बाई। अमूमन हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई किया हो कि आपका प्रोजेक्ट इस डेट तक लाजमी ख़त्म हो जाना चाहिए, तब इसको मेंशन करते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ENC, ठीक है। रेट टाइप, जहाँ मुख्तलिफ रेट टाइप होते हैं, हम इधर स्टैंडर्ड रेट लेंगे क्योंकि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म के रेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही आइटम के हम मुख्तलिफ रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिनिश करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखें तो select enterprise menu, highlight the EPS node, select add to, enter a project ID and project name, enter the plan start and most finish by date। तो हम इन प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो आप प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को लाजमी रीड करें। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दे रहा है एडजस्टिंग द प्रोजेक्ट हायरार्की। अगर आप इस लिस्ट जहाँ जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, चूँकि इस लिस्ट में एंड पे आ रहा है, आप इसको लिस्ट किसी और अंदाज में तरतीब देना चाहते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप ग्रुप एंड सॉर्ट बाई, ठीक है, जहाँ इस लिहाज से तरतीब दे सकते हैं, कस्टमाइज, ठीक है। और आप इस तरह से एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप माउस को लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो उसके बाद आप इसको होल्ड करें और जहाँ पे ड्रैग कर दें, छोड़ दें, तो ये प्रोजेक्ट एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आसानी से मूव किया जा सकता है। वही चीज़ जहाँ पे बयान की गई है, ठीक है। एडजस्टिंग का प्रोजेक्ट हायरार्की कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में प्रोजेक्ट को कैसे मूव करना है, ठीक है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्यूइंग प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब हम प्रोजेक्ट की डिटेल देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल आपको नज़र आ रही है। जिस प्रोजेक्ट पे भी आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपको जहाँ पे नज़र आएगी। तो इसमें मुख्तलिफ टाइप दी गई हैं। जनरल में ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी, जो आईडी, प्रोजेक्ट नेम, जो सी चीज़ आपने चेंज करनी हो वो जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। स्टेटस एक्टिव, इनएक्टिव, प्लान्ड, व्हाट इफ, ठीक है। तो उसके बाद नोटबुक, जहाँ पे मतलब किस्म का नोट वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। बजट लॉग, इसमें ओरिजिनल बजट हम जहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ओरिजिनल बजट क्या है, और फिर अदर जो बजट्स आ रहे हैं वो हम जहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्पेंडिंग प्लान कि हमारा स्पेंडिंग प्लान क्या है, जहाँ पे हम स्पेंडिंग प्लान ऐड कर सकते हैं, कौन से महीने में हम कितना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। बजट समरी आ गई, ठीक है। करंट वेरिएंस
करंट वेरिएंस से मुराद ये है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना वेरी कर रहा है। फ़र्ज़ करें 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 50% पे कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वेरिएंस शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ये चीज़ कब होगी कि जब आपका स्पेंडिंग लेस होगी। अगर आपका अखराजात ज़्यादा आएंगे प्लान बजट से, तो जिन चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। टोटल स्पेंडिंग प्लान, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड करंट वेरिएंस, टोटल स्पेंडिंग प्लान रैली। ठीक है, ये सब चीज़ें आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। डेट्स, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, डेटा डेट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट से देख लीजिए जिस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। डेटा डेट से मुराद ये है कि जो हमने डेट, जिस डेट से हम इसको, जिस डेट पे हम इसको विजुअल कर रहे हैं, जिस डेट पे हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो डेट आ जाएगी आपकी जहाँ पे डेटा डेट। ठीक है, मोस्ट फिनिशिंग बाय, जहाँ हम इसको मेंशन नहीं करें, फिनिशिंग फिनिश डेट। इससे मुराद ये है कि जब आप तमाम एक्टिविटीज़ को ऐड कर लेते हैं, उनको लिंक कर लेते हैं, तो हम इस बटन को प्रेस करते हैं, तो इसको जहाँ से स्केड्यूल कर देते हैं, तो आपकी प्राइमरी फिनिश डेट कैलकुलेट करता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एक्चुअल स्टार्ट, जब प्रोजेक्ट एक्चुअल स्टार्ट होगा, तो आप जब प्रोजेक्ट प्लान कर लेंगे, फिर उसको मॉनिटर करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो उसमें एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश डेट आ जाएगी। ठीक है, एंटिसिपेटेड स्टार्ट, एंटिसिपेटेड फिनिश। एंटिसिपेटेड स्टार्ट से मुराद है कि मुमकिन डेट कौन सी है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और मुमकिन डेट कौन सी जब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फर्ज कर लें कि इस डेट पे प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सका, लेकिन आप जहाँ पे फिर एंटिसिपेटेड डेट डाल सकते हैं कि इस डेट को जो प्रोजेक्ट लाजमी स्टार्ट हो जाएगा, मुतवक्का डेट। ठीक है, तो एक्चुअल स्टार्ट ये है कि जिस डेट पे एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और एक्चुअल फिनिश जिस डेट पे एक्चुअल फिनिश हो चुका है। ठीक है, आगे फंडिंग, फंडिंग सोर्स, कोड्स, डिफॉल्ट्स। डिफ़ॉल्ट में आप देखें, डिफ़ॉल्ट्स फॉर न्यू एक्टिविटी, जब न्यू एक्टिविटीज ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सी सेटिंग आप रखोगे। जी, ड्यूरेशन टाइप कौन सी है कि फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स और टाइम, तो ये पहले भी रखें, लेकिन हम इन चीज़ों को आने वाली वीडियो से में डिटेल से डिस्कस करेंगे। परसेंट कंप्लीट, ड्यूरेशन, एक्टिविटी टाइप, टास्क डिपेंडेंट। ठीक है, तो आने वाली वीडियोज में आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। सोर्सेज, सेटिंग। ठीक है, तो बेसलाइन फॉर अर्नड वैल्यू कैलकुलेशन, प्रोजेक्ट बेसलाइन, यूजर प्राइमरी बेसलाइन, डिफाइन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जिन एक्टिविटीज़ के डिले हो जाने से प्रोजेक्ट भी डिले हो जाए, या जिन एक्टिविटीज़ के जल्दी ख़त्म हो जाने से प्रोजेक्ट भी जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो उन एक्टिविटीज़ को क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो नॉन क्रिटिकल होती हैं, जिनमें कुछ हद तक उनको डिले किया जा सकता है। ठीक है, तो अमूमन इनको लॉन्गेस्ट पाथ पे लिया जाता है। जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी। लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, जब हम इनको एक्टिविटीज़ को एक दूसरे लिंक करते हैं, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो पाथ हमारा कंटिन्यूस जाएगा, लगातार जाएगा, और लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी। आगे कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन तमाम चीज़ों को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो ये हम बता चुके हैं। जनरल टैब, डेट्स टैब, नोटबुक टैब, बजट लॉग टैब, स्पेंडिंग प्लान टैब, कोर्स टैब, उसके बाद डिफॉल्ट टैब, रिसोर्स टैब, सर्टेन टैब। ठीक है, आगे आ जाता है कॉपिंग द प्रोजेक्ट्स आर नोट्स कैन बी कॉपीड फॉर लेटर यूज बाय सेलेक्टिंग द कॉपी की टू द लेफ्ट। ठीक है, तो इनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आ रहा है कॉपीज का ऑप्शन। इस प्रोजेक्ट को जहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से आप इनको कॉपी, डिलीट या पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। आगे आता है स्केड्यूलिंग द WBS, स्केड्यूलिंग विद द WBS, जहाँ पे बताएंगे कि प्रोजेक्ट को वैसे भी एक्टिविटीज़ एंटर करने से पहले हम ऑलवेज WBS क्रिएट करते हैं। और अगर हम चाहें तो एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं और सिर्फ WBS पे भी प्रोजेक्ट हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ तो बहुत डिटेल में जाकर हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। और बाज़ प्रोजेक्ट की नौयत ऐसी होती है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ WBS तक महदूद रहकर हम प्रोजेक्ट को प्लान करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर WBS आपने क्रिएट करने हैं तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को ओपन करें, राइट क्लिक एंड ओपन द प्रोजेक्ट, आर Ctrl+O, देन प्रोजेक्ट। अब ये एक्टिविटीज ओपन है जहाँ पे WBS ओपन करें। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा जहाँ से पकड़ के इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, जब आपके सामने WBS की शीट ओपन है, जहाँ पे ऐड का बटन आ रहा है, तो जहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर दो भी WBS ऐड हो चुके हैं। अगर आपने किसी WBS के अंदर मज़ीद WBS ऐड करने हैं तो उसको सेलेक्ट करें, तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर इसके क्लिक करें तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एक ही WBS के अंदर कई WBS आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसको बाहर निकालना है तो जहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूव लेफ़्ट, ये मूव लेफ़्ट आ जाएगा। अगर आपने मूव डाउन करना है तो जहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो राइट करना है तो जहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप WBS क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक हम इसकी डिटेल वगैरह भी प्रोजेक्ट डिटेल की तरह होती हैं जनरल। ठीक है, जहाँ पे आप हर WBS की डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। नोटबुक, बजट लॉग, स्पेंडिंग प्लान, बजट समरी। ठीक है, WBS माइलस्टोन। ठीक है, तो माइलस्टोन से मुराद होता है कि हम अहम जब प्रोजेक्ट का या वर्क स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम माइलस्टोन में ले लेते हैं। उससे ये होता है कि हम एक माइलस्टोन मुकम्मल होने के कंप्लीट होने के बाद दूसरे के लिए हम फिर प्लान करते हैं, जहाँ हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जहाँ फिर हम स्टाफ में तब्दीली करते हैं। तो हम कुछ इनको माइलस्टोन में ताकि हम एक अहम संग मील हमने अबूर कर ली हुआ है। ठीक है, एक माइलस्टोन से मुराद कंप्लीट होने से मुराद है कि एक अहम संग मील हमने अबूर कर ली, एक अहम टारगेट हमने अचीव कर लिया। जैसा कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मोबिलाइजेशन होती है। जब मोबिलाइजेशन हो जाती है तो उसको भी एक मोबिलाइजेशन को भी हम एक माइलस्टोन पे लेते हैं कि मोबिलाइजेशन अब मुकम्मल हो गई है।
फिर सब स्ट्रक्चर आ जाता है, सब स्ट्रक्चर कंप्लीट होना एक माइलस्टोन में हम ले सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर ले सकते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ माइलस्टोन पे आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि माइलस्टोन मुकम्मल होने के बाद अगले माइलस्टोन के लिए हम प्लानिंग कर सकें। ठीक है, WPS डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंड वैल्यू। अंड वैल्यू मोस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि तमाम की तमाम जो कैलकुलेशन होती है वो अंड वैल्यू बेस पे होती हैं, ठीक है। टेक्निक्स फॉर कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस परसेंट कंप्लीट, ठीक है, एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट, WBS माइलस्टोन मुख्तलिफ तरीके हैं परसेंट कंप्लीट को मेजर करने के। तो ये भी आप जब हम प्रोजेक्ट को आकर लेकर चलेंगे तो आप साथ साथ इन चीज़ों को सीख सकेंगे। टेक्निक फॉर कंप्यूटिंग एस्टीमेट टू कंप्लीट, इससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक का काम आपने शुरू किया है, तो उसका एक आपने बजट प्लान किया था काम स्टार्ट करने से पहले, तो फ़र्ज़ करें काम 50% मुकम्मल हो चुका है, तो उस वक्त तक जो खर्चा है और जो बाकी काम मुकम्मल होने तक मज़ीद जो खर्चा आएगा, ठीक है, तो उस बेस पे हम एस्टीमेट, ठीक है, मतलब जो मज़ीद बाकी काम मुकम्मल होने के लिए मज़ीद जो पैसा रिक्वायर होगा, जो मज़ीद पैसा चाहिए होगा, उसको कहते हैं एस्टीमेट टू कंप्लीट, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो आपने बजट प्लान किया था, बजट एट कंप्लीशन, वो बजट आ गया, उसमें से अर्नड वैल्यू माइनस करनी है। जो काम मुकम्मल होने तक जितना आपका कॉस्ट आ चुकी है, जितने का आप काम कर चुके हैं, उसको कहते हैं अर्नड वैल्यू। उसमें से अर्नड वैल्यू आपने माइनस कर देनी है, ठीक है। इसको फिर फैक्टर लगाते हैं, क्योंकि अर्नड वैल्यू आपकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती। अर्नड वैल्यू है कि आप इतने पैसे का काम कर चुके हैं, ठीक है, यूनिट कॉस्ट के लिहाज से आप इतने पैसे का काम कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पर एक फैक्टर लगाते हैं PF। अगर आपका कॉस्ट और क्या कहते हैं उसको एक्चुअल वर्क बराबर बराबर चल रहे हैं, तो PF = 1 होगा। मतलब कि फ़र्ज़ कर लें काम मुकम्मल होने के लिए आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आना था, 50% पे 50,000 का खर्चा आया, तो इसका मतलब 50,000 जो आपने प्लान किया था 50% करीब 50,000 ही खर्चा होना था, तो 50,000 ही खर्चा हुआ है, तो PF = 1। तो अगर खर्चा हुआ 40,000, इसका मतलब PF लेसर होगा 1 से, क्योंकि बाकी काम को मुकम्मल होने के लिए भी आपका खर्चा कम आएगा। और अगर 60,000 खर्चा है, इसका मतलब है कि एक्चुअल से ज़्यादा प्लानिंग से एक्चुअल खर्चा ज़्यादा है, तो PF 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी काम को मुकम्मल करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो बाकी आप इसको जब हम प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को लाजमी रीड करें। तो इन तमाम चीज़ों का हम जहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे लिखा हुआ अंडर वैल्यू कॉस्ट इज बजट एट कंप्लीशन इनटू परफॉर्मेंस परसेंट कंप्लीट, मतलब कि फ़र्ज करे 1 लाख रुपए का बजट था मुकम्मल करने के लिए, और जितने परसेंट काम मुकम्मल किया 25% मुकम्मल किया है, तो इसका मतलब अंडर वैल्यू 25,000 होगी। अगर 50% मुकम्मल किया तो इसका मतलब 50,000 होगी। 100% मुकम्मल किया है तो इसका मतलब अंडर वैल्यू 1 लाख आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंडर वैल्यू कॉस्ट निकालते हैं। जो एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, ये यूनिट कॉस्ट होती है कि जो आपने बजट प्लान किया था उसके लिहाज से जो उसकी कॉस्ट आ रही है आपके, ठीक है, अंडर वैल्यू आ रही है। जहाँ पे इसने बयान किया हुआ ETC तो रिमेनिंग कॉस्ट फॉर एक्टिविटी, ठीक है,
ETC value are calculated as remaining cost to complete the activity. ETC is equal to remaining duration into applicable resources rates. ठीक है, ETS is ETS PF into budget at completion marks under value. ठीक है, तो ये दो तरीके से, इस दो तरीके बयान किए हुए हैं, इस बेस पे हम निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, ETS से जो रिमेनिंग कॉस्ट फॉर एक्टिविटी और फार्मूला ये दिया गया है। ठीक है, तो आगे लिखा डिलीटिंग द WBS एलिमेंट। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो ये ऑप्शन दिए हुए डिलीट का, जहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यस, डिलीट हो गया, और कट कॉपी पेस्ट भी जहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो जहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, इसको लाजमी लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।